अस्सलाम वालेकुम। मतियुल्लाह जान प्रोग्राम सहाफ़ी में और मेरे साथ आज मौजूद हैं फाइनेंशियल रिपोर्टर सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार सैयद मेहताब हैदर, और हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल असलम ने जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराए मईशत। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर, सबसे पहले तो बड़ी ख़बर है और ये बज़ाहिर एक किस्म का मुआशी धमाका है मौजूदा PDM के हुक्मरानों की तरफ से, जो IMF के बोर्ड ने यह स्टैंड बाय एग्रीमेंट मंजूर कर लिया है और $1.2 अरब पहले ही पाकिस्तान को मुंतकिल भी हो चुके हैं। कितनी अहम बात है ये, और हम क्या समझें कि कब तक पाकिस्तान किसी भी किस्म की मुआशी दिवालियापन से बच गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम स्टैम्प्ड अप्रूवल है पाकिस्तान की, जो इस टाइम फाइनेंशियल हेल्थ की कंडीशन थी उसके ऊपर। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप ये देखें कि सिर्फ ये $1.2 बिलियन नहीं आए। इससे पहले जब बोर्ड की मीटिंग से पहले, आज से 2 दिन पहले, आपने देखा कि सऊदी अरब की तरफ से $2 बिलियन के डिपॉजिट्स आए। फिर $1 बिलियन जो है UAE की तरफ से आया, और ये $1.2 बिलियन आए। तो टोटल इन 3 दिनों में $4.2 बिलियन के इनफ्लोज आए हैं पाकिस्तान के, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिजर्व्स हैं उनके अंदर। इससे शॉर्ट टर्म में वो जो हम आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा इस्तेमाल करते थे, डॉलर लिक्विडिटी क्रंच, और उसके नतीजे में इंपोर्ट्स भी आपको पता है कि काफ़ी कई हज़ार कंटेनर्स जो है वो रुके हुए थे। वो सारी चीज़ें और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी था, तो वो शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल ट्रांजिशन है, उस तक हुकूमत पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ जाए। मेरा ख्याल है कि दिसंबर तक हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें ये जो प्रोग्राम है, इसमें एक चीज़ मैं जो है वो आवाम के इंटरेस्ट के लिए बताना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन का जो टारगेट IMF ने प्रोजेक्ट किया है, वो तकरीबन कोई 26% है। हुकूमत का टारगेट था 21%। अच्छा। इसका मतलब ये है कि IMF का जो मॉडल है, उस मॉडल के अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है कि बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी और प्रोबेबली गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि शायद गैस की कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बढ़ानी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये जो डील हुई है, इसका क्रेडिट किसको जाता है वैसे? मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसे वक्त में कि जब प्रोग्राम यानी 30 जून उसकी डेडलाइन थी, और वो लास्ट प्रोग्राम जो कि फेल्योर पे ख़त्म हुआ, उसको देखा कि ये प्रोग्राम रिवाइव नहीं हो सका, तो प्राइम मिनिस्टर ने IMF की MD के साथ मिल के उसको इंटरवीन किया, और इंटरवीन करने के बाद फिर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस इसहाक डार साहब और उनकी टीम ने और IMF ने मिलकर ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसकी मॉडलिटीज़ को फाइनलाइज किया। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को जाता है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को इसलिए भी क्रेडिट मैं इस टाइम पे दूंगा कि देखिए, बुनियादी तौर पे IMF के प्रोग्राम के अलावा कोई हल नहीं था। ठीक है। तो जब आपको पता है कोई हल नहीं है, तो पॉलिटिक्स को हम साइड पे रखें। इस टाइम रियासत की बात होनी चाहिए थी, और वही हुआ। ठीक है। अच्छा, मैं और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ना आपने प्रिडिक्ट कर पाए, ना कोई और प्रिडिक्ट कर पाया कि ये एक शॉर्ट टर्म 9 मंथ का स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी एक ऑप्शन है। क्या ये ऑप्शन ऑलरेडी ऑलवेज ऑन टेबल थी, या ये अचानक हुआ? नहीं, ये बेसिकली जब 2 वीक्स रह गए, तो आपको याद होगा कि हमने एक तकरीबन यानी ईद की छुट्टियों से पहले या ईद की छुट्टियों के दौरान, मुझे एग्जैक्टली वो टाइम याद नहीं है, लेकिन हमने स्टोरी की थी तीनों ने, डॉन में, द न्यूज़ में और ट्रिब्यून में छपी थी, जिसमें यह था कि 2 ऑप्शंस रह गई हैं। एक ऑप्शन ये है कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया जाए जो EFF का था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान को सिर्फ एक किस्त मिलनी थी। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि शॉर्ट टर्म 6 से 9 माह का एक प्रोग्राम जो है वो कर लिया जाए। चंद दिन पहले ही आप लोग, और मैं आपको बताऊं, उससे पहले पाकिस्तान ने ये वैसे प्रपोज किया था कि इस प्रोग्राम का साइज जो है वो $3.5 बिलियन होना चाहिए। अच्छा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का कोटा कम था और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था, तो इस वजह से
शुरू में 2.5 था, फिर अल्टीमेटली $3 बिलियन बहरहाल ये वो प्रोग्राम नहीं था जिसके बारे में शहबाज शरीफ की हुकूमत कोशिश करती रही है। मुज़म्मिल साहब की तरफ जाएंगे। मुज़म्मिल साहब, आप तो उस टीम का भी हिस्सा थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से मुज़ाकरात किए IMF के डेलीगेशन के साथ। तो बुनियादी तौर पे तो PTI ने IMF की शराइत तस्लीम की है ना, और आप शहबाज शरीफ हुकूमत को इस बात का क्रेडिट देंगे कि ये मुआहदा उन्होंने किया? देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा आपको ये कहूँगा कि क्रेडिट मतलब क्यों देंगे, उनको एक मनसब दिया हुआ ये काम करने के लिए, और वो वहाँ पे ये काम करने को खुदा वास्ते तो नहीं आए हुए, उनको वजीर आजम बनाए हुए, वजीर खजाना की ये ड्यूटी है। क्रेडिट आप उनको दें जिनकी ड्यूटी नहीं थी और उन्होंने फैसिलिटेट किया उसको। तो ये हमें आई डोंट नो, क्रेडिट पाकिस्तान को देना तो दे कि पाकिस्तान की बैलेंस शीट, पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स पे चीजें हुई हैं। मतियुल्लाह जान या मुजम्मिल असलम या मेहताब हैदर साहब जो है जाके अपनी किताब पे तो लोन नहीं ले सकते थे, ना हमारी सकत है, ना वजीर आजम साहब साहब। तो दूसरा ये कि वजीर आजम और जो वजीर खजाना है उनका ये मनसब है, उनकी ये ड्यूटी है, उनके फराइज में है। और अगर वो रोजाना की आके ये कहे कि आज सुबह से लेकर रात तक मैंने ये काम किया, मुझे इसका क्रेडिट लिख के दें, तो ये मैं समझता हूँ कि इतनी पसंदीदा बात नहीं है मेरे हिसाब से। उन्होंने अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से सरअंजाम दी। अब ये भी एक सवाल है, अगर आपने IMF की प्रेस रिलीज पढ़ी हो तो उस पे आपको अंदाजा हो जाए कि एक दफा नहीं 2 दफा, जब SLA आया और उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई उसमें बड़ा मोटा मोटे अल्फाजों में लिखा है कि इस हुकूमत के मिस स्टेप्स की वजह से जो आज पाकिस्तान का माशी बुरान है वो हुआ है। तो और उन्होंने बाकायदा उसमें मेहताब साहब आपके सामने बैठे हैं, ये पढ़ के भी बता दे सकते हैं कि मिस स्टेप्स में उन्होंने बताया कि इन्होंने करेंसी के साथ जो किया, इसके अलावा इन्होंने जो है फिस्कल साइड पे जो चीजें की, इंपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा के की। तो आज जहां तक ये मईशत पहुंची उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पे डाल दी। लेकिन चले हम उसकी बात भी नहीं करते कि उन्होंने कुछ बेहतर समझ के किया होगा कि मुल्क का फायदा हो जाए, महंगाई ज्यादा ना हो, या IMF बहुत ओवरडू कर रहा है चीजों में। तो हम जो है बात करें तो पूरी करें कि IMF ने क्या फरमाया और IMF ने कितना क्रेडिट दिया। IMF ने तो डिस्क्रेडिट कर दिया। और जैसे अभी आप लोगों ने खुद ही बात की कि हुकूमत तो नवा जायजा लेने जा रही थी बार बार, और फिर उसके बाद नवा जायजे की जगह जो है SBA प्रोग्राम निकल आया उसके बीच में से, और वो SBA प्रोग्राम जो है ये निकल आया। तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, ये जो 9 महीने ट्रांजिशन के इस मुल्क में, उस बीच में जो है एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो खत्म हो गई इलेक्शंस के अलावा, कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, और बहुत कुछ हो सकता था, शायद पाकिस्तान की पेमेंट मुज़म्मिल साहब, आप इस बात को मानेंगे कि मिस स्टेप जो है एक आपके पार्टी की हुकूमत में भी हुआ था जाते जाते, जो आपने पेट्रोल की कीमतों में एकदम से सब्सिडी दे दी थी और IMF ने उस पर भी एतराज़ किया था। तो अब जो है आपकी पार्टी का मौक़िफ़ इलेक्शंस में क्या होगा IMF के हवाले से? देखिए, आप इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद से IMF से रिलेटेड स्टेटमेंट उठा लें। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं बोला कि जो है IMF नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या IMF के साथ गलत नेगोशिएट कर रहे हैं। IMF के पॉइंट ऑफ व्यू पे PTI ने जो है अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं बोली जो PTI को फेस करनी पड़ी थी जब PTI IMF बोला गया। ये जो शराइत है आप मानते हैं ये दुरुस्त है, जो IMF की शराइत तस्लीम की गई हैं, आप ये मानते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था और ये दुरुस्त तौर पे तस्लीम की गई हैं ये शराइत? देखिए, इस चार शराइत पे प्रोग्राम खड़ा है, उस पर एक एक करके बात कर लेते हैं। करेंसी मैनिपुलेशन हम मानते हैं कि बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेंसी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है शरह सूद जो है इस वक्त जितनी महंगाई है उस हिसाब से होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक्स तो यही कहती है। तीसरा ये कि फिस्कल डिसिप्लिन, आपके अखराजात और ये जो इलेक्शन फंडिंग है, ये जो इलेक्शन स्पेंडिंग है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर भी इसमें कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल सही शरत है। और चौथी जो है SOEs और एनर्जी कि आप जो नुकसान कर रहे हैं उसको टारगेटेड करें और जो कीमत है वो लेनी चाहिए। तो ये तो चारों फंडामेंटली सही बातें हैं ना इसमें। तो IMF के ऊपर कोई एतराज आपको भी नहीं है? ये चार बातों पे आपको बता रहा हूँ कि जिसपे ये SBA में भी लिखा हुआ है और जो प्रेस रिलीज भी आई है, डायरेक्टर रिपोर्ट, इन चारों बातों पे हमें कोई एतराज नहीं।
कोई एतराज़ नहीं है। मेहताब हैदर, एक चीज़ मैं देखें करना चाहता हूँ, एक और सर मैं इजाफा कर दूँ, वो प्रेस रिलीज के अंदर तो उसका जिक्र नहीं है लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इस जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम है 9 माह के लिए और इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं उनकी इजाज़त नहीं होगी। ये मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है वो इंश्योर करने के लिए। एक तो ये बात जो है मैं जो बजट है उस पर स्ट्रिक्टली जो बजट पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की तो इजाज़त होगी। यानी टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वो होती हैं जो विद इन मिनिस्ट्रीज ओवरऑल साइज ऑफ द बजट चेंज नहीं होता, विद इन द मिनिस्ट्रीज जो है वो एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर एक मिनिस्ट्री की कोई सेविंग है और दूसरी मिनिस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो एडजस्टमेंट तो होगी। एडिशनल कोई पैसे इस साल के दौरान सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देने की इजाजत नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वजीर आजम ने, तो इसके लिए कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं चाहिए? सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है जो एलोकेशन इसके लिए होगी वही होगी, इसके अलावा नहीं। इसके लिए कोई है ऐसी चीज? तो अभी हाल ही में तो ये देखिए बुनियादी तौर पे पीएसडीपी के अंदर मुझे एग्जैक्टली इसके लिए तो नहीं, लेकिन सोलराइजेशन के लिए अब कोई 350 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इस साल के बजट में उसके लिए 30 अरब रुपया रखा हुआ है, तो वो एक साल में डेफिनेटली जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। हमने सुना था कि 75% जो है एग्रीकल्चर के ट्यूबवेल्स के लिए गवर्नमेंट 75% सब्सिडी देगी, तो एक साल में तो नहीं होगा ना जी। इस साल के दौरान उसकी एलोकेशन सिर्फ 30 अरब रुपए की है फेडरल गवर्नमेंट की। और दूसरी मैं उसमें ये भी बताऊं कि ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है वो 33% फेडरल गवर्नमेंट देगी, 33% जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी और 33% फार्मर खुद देगा। सही, ये उसके अंदर डिटेल के अंदर जाके कर देंगे। लेकिन एक मैं मुजम्मिल इस्लाम साहब अगर इजाजत दें आप, जी ये कहते हैं हमने आईएमएफ के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन एक काम तो आपने किया था ना जी, वो किया था कि जो टेलीफोनिक कॉल जो है वो उस टाइम आपने कहा था कि आप ये बताएंगे हम रेवेन्यू सरप्लस जनरेट नहीं करेंगे। मगर इसके लिए थोड़ा सा हम मोहलत दे देते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मुजम्मिल असलम साहब से पूछेंगे कि वो शौकत तरीन साहब ने जो टेलीफोन कॉल की थी, तो क्या आप शौकत तरीन साहब या फिर तहरीक इंसाफ जो है आईएमएफ के साथ इस डील पे खुश हैं या नाराज़ हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद काफ़ी प्रोग्राम में वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट मेहताब हैदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए मईशत मुजम्मिल असलम साहब। तो मुजम्मिल साहब, सवाल वही है, शौकत तरीन साहब ने जो टेलीफोन कॉल की थी तो वो क्या था, अगर अब आप आईएमएफ की सारी शराइत को दुरुस्त करार दे रहे हैं? अच्छा मतुल्ला साहब, इसमें बल्कि मेहताब साहब ने भी इस क्वेश्चन को रेज किया है और अच्छी बात है कि मेहताब साहब और मैं एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, तो एक क्लैरिटी आ गया इसमें। हुकूमत जब बजट का खसारा देती है तो हुकूमत उसमें बताती है कि सूबे जो हैं खसारा करेंगे या सरप्लस करेंगे। अब जब पिछले साल वफाकी हुकूमत ने, मिफ्ता इस्माइल ने जब बजट दिया तो उसमें मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 850 अरब रुपए का सूबे जो है खसारा नहीं करेंगे, सरप्लस करेंगे। उस वक्त दो हुकूमतें जो हैं, बल्कि एक हुकूमत पंजाब की उन दिनों में हुकूमत हमजा के पास, हमजा शहबाज के पास, तो जो चारों सूबों का बजट आया तो वो जो है उनमें से 3 सूबों ने खसारों का ऐलान किया हुआ था, केपी ने बराबर का ऐलान किया हुआ था। तो हमने एक, मेहताब साहब को भी याद होगा कि एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो शेडो बजट दिया था, उस पे ये सबसे पहले सवाल उठाया था कि ये वफाकी हुकूमत ने जो अपने बजट खसारे का नंबर दिया है ये सूबों के हिसाब से नहीं मिलता। उस पे शौकत तरीन साहब की, अब फिर इत्तेफाक की बात है कि 15-20 दिनों में हमारी हुकूमत आ गई पंजाब में, मोहसिन लगारी भी आ गए। शौकत तरीन साहब ने ये बोला कि भाई आप अपने वजीर खजाना को, आईएमएफ, बार बार मीडिया में आता है कि आईएमएफ को खत लिखा, शौकत तरीन ने कहा कि भाई आप अपने वजीर खजाना को बता दें कि हमने तो खसारा दिया हुआ है, आप कैसे कह रहे हैं कि जी सरप्लस दे दें। अब वो जो एक यूजुअल इस मुल्क में जो टेपिंग होती है, वीडियो टेपिंग, और वो टेपिंग वो रिलीज भी हुकूमत पाकिस्तान ने की कॉल, वो उनकी और 2 वजीर खजाना की आपस में बात हो रही थी कि आप इनको बताएं कि भाई आपने खसारा दिया है। अच्छा, अब इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। फिर आप जो देखें कि हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी की कि वो जो है कॉल्स अब पता नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी क्या थी, ये तो ये भी बोलते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, उसको बाकायदा रिलीज किया मेन स्ट्रीम मीडिया में, मगर उसको जाली नहीं करार दिया गया, उसको जाली नहीं कहा गया। हाँ, वो मतलब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलीज किसने की कॉल्स, लेकिन उसके जो अल्फाज थे मुजम्मिल साहब, उस टेलीफोन कॉल के जो अल्फाज थे वो बड़े क्लियर थे, उसमें वाज़े तौर पर रेफरेंस था
कि इंटरनेशनल इदारों के हवाले से, और कहा गया था कि वहाँ पे मेरे जानने वाले बंदे भी हैं और मैं खुद उनसे बात तो हर करूँगा। वक्त हर एक की है ना, मेरे भी जानने वाले हैं, मेहताब साहब के भी, आपके भी, ये सबसे राब्ते में रहते हैं। जी अच्छा, अभी यही नुक्ता अभी जब हमारी मीटिंग हुई एक दफा फिर उठा कि ये जो सरप्लस है और ये जो है, अभी भी सूबों ने जो अपने बजट दिए है, मेहताब साहब आपके साथ हैं, इनको कहेंगे आप कैलकुलेट कर लें, और जो हुकूमत ने सरप्लस का ऐलान किया है वो दोनों मिलते नहीं है। आईएमएफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया इस पे। आईएमएफ कहती है कि हम बॉटम लाइन नंबर पे एग्री करते हैं, अगर क्वार्टर में ऊपर नीचे होता है तो हम उसको टैक्सेस से बैलेंस करते हैं। तो वो जो है, जो उसको जिस तरीके से बड़ा करके सियासत की गई उसमें अनफॉर्चुनेट था। और आईएमएफ ने तो आज तक ना किसी को तहरीरी तौर पे ना जबानी तौर पे उस कॉल के बारे में जिक्र तक करने की जहमत नहीं की। नहीं, लेकिन उनका मसला नहीं है ना, ये तो अंदरूनी मामला था। मगर नहीं, लोगों ने आप लोगों ने फिर दोबारा आईएमएफ से यही मामला उठाया इस मीटिंग में, एक और कोशिश भी आपने की? भाई हमने तो आईएमएफ अभी साथ दे दिया भाई, अल्लाह को माने। ये जो बात थी सरप्लस वाली, उन्होंने कहा कि हम बॉटम लाइन, जैसे आपको याद होगा, बहरहाल आपने मसला दोबारा आईएमएफ के सामने उठाया पीटीआई ने, ये सरप्लस वाला। नहीं, आपने खुद कहा ना, कहा कि ये बजट खसारा, हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे चलेंगे। तो उस पे हमने कहा कि भाई ये जो आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, टैक्स रेवेन्यूज हैं, ये सारी चीजें हैं, ये किस तरह से पूरी होंगी? उन्होंने कहा ये पूरी होंगी तो अगली किस्तें जारी होंगी। और जी, तो ये एक आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि आईएमएफ ने कब जिक्र किया इस चीज का, जिक्र खैर किया, जैसे अभी इनके मिस स्टेप्स के बारे में बड़ी अच्छी 2 दफा उन्होंने जिक्र किया, हमारे बारे में तो बात भी नहीं की उन्होंने कभी। आपके मिस स्टेप का जिक्र नहीं हुआ, सफिन का जिक्र हुआ। इन्होंने निकाली, उन्होंने गैर जिम्मेदारी का वो किया और फिर खुद उसको बड़ा किया। आईएमएफ को तो पता भी नहीं है या उस पर वो इंटरेस्टेड भी नहीं है उस बात में। बहरहाल आगाज तो वहीं से हुआ ना कि शुरू में आप लोगों ने भी बहुत ताखीर की, फिर मौजूदा हुकूमत ने भी बहुत ताखीर की। हमने मतील्ला साहब हमने असेंबली में वोट नहीं दिया इसके खिलाफ। ऑपोजिशन ने पूरा आईएमएफ प्रोग्राम के खिलाफ असेंबली में वोट दिया था स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी। अच्छा ये बताएं मुजम्मिल साहब, चले, अच्छा आईएमएफ के साथ कुछ इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ आपने यकीन दहानियां उनसे ली हैं या आपने उनसे कोई सियासी मामला भी डिस्कस किए हैं पाकिस्तान के? देखें, नहीं, अब ये इसको भी थोड़ा सा वो कर ले कि जब आईएमएफ ने ये 4 पिलर्स की बात की, उसके बाद आईएमएफ ने कहा, बल्कि एक इंटरेस्टिंग है आज जो हमारे लिए एक चेंज है उस मीटिंग से, आईएमएफ ने ये कहा था कि पहली किस्त हम देंगे इस हुकूमत को, दूसरी किस्त देंगे अबूरी हुकूमत को, और तीसरी किस्त देंगे हम आने वाली हुकूमत, यानी फरवरी में। नहीं, उन्होंने कहा था कि जुलाई, सितंबर, दिसंबर। अच्छा। लेकिन आज जो इसाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो है वो डेट आ गई जुलाई, नवंबर और फरवरी। और ये फाइनल है ना आईएमएफ बोर्ड की मीटिंग के बाद का उसके, लेकिन ये टारगेट्स पूरे करेंगे तब कंडीशनल है, ये ऐसा नहीं है कि वो किस्त आ जाएगी। अब उस पे बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि हमने प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया है कि अबूरी हुकूमत को, फिर वो जो केयर टेकर, और फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद जो है नई हुकूमत को। तो उस पे एक सवाल उठा कि आप कितना श्योर हैं कि इलेक्शन जो है हो जाएंगे उस वक्त तक? तो उन्होंने कहा जो टाइमलाइन है वो तो यही बता रही है। तो उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि तो अब आप समझते हैं कि टाइमलाइन फरवरी तक जो गई है तो ये टाइमलाइन यही है इलेक्शन की भी? देखिए, ये तो आप लोगों को पता होगा, हम तो इसमें मैं तो अब नन्हा बच्चा हूँ, मुझे क्या पता कि ये टाइमलाइन सही है नहीं है। ये तो 12 अगस्त को पहले पता चलेगा कि ये हुकूमत 13 अगस्त को गई है कि नहीं गई। ये हम मेहताब से पूछ लेते हैं क्योंकि ये एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, और न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपको पता है। फिर मेहताब साहब, ये फरवरी तक की जो कहते हैं ये चेंज हो गई है टाइमलाइन? देखिए, मेरे ख्याल में टाइमलाइन चेंज नहीं हुई, क्योंकि वजह ये है कि पहला जो रिव्यू है आईएमएफ का वो होगा सितंबर के डेटा के ऊपर। तो सितंबर का डेटा मुजम्मिल साहब को ये पता है, डेफिनेटली पता है कि डेटा आने में थोड़ा टाइम लैग होता है। तो डेटा अगर सितंबर का डेटा 15 अक्टूबर तक भी आए तो 15 अक्टूबर को आईएमएफ का मिशन अगर पाकिस्तान में उसके बाद या वर्चुअल जैसे भी हो तो बोर्ड में जाते जाते नवंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टाइमलाइन चेंज नहीं है। और जो दिसंबर का डेटा है वो ऑफ कोर्स जनवरी फरवरी के मिड तक आएगा, तो यानी जनवरी तक आएगा। जनवरी के बाद फिर वो टॉक्स होंगी तो मार्च तक ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो मेरे ख्याल में टाइमलाइन चेंज नहीं है।
अंडरस्टैंडिंग जो प्रोग्राम का डिज़ाइन है वो बिल्कुल इसी तरह से है कि एक किस्त और फरवरी से, अगर फरवरी से पहले इलेक्शन हो जाएं तो ये नॉर्मल होगा। मैं तो समझता हूँ जी, मुझे ये बताएं कि आइन और कानून क्या कहता है। आइन तो ये कहते हैं कि अगर असेंबली मुद्दत से पहले डिसॉल्व हो तो 3 माह के अंदर हो, और अगर टेन्योर कंप्लीट हो तो 60 दिन के अंदर। एक और बात भी कहता है ना आइन, वो कहता है कि जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर वो सीसीआई उसको नोटिफाई कर देता है तो आइन का ये तकाजा है कि ताज़ा तरीन नोटिफाइड पॉपुलेशन सेंसस के रिजल्ट्स की बुनियाद पे नए इलेक्शन होने हैं। ये आइन की रिक्वायरमेंट है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो इस दफ़ा पॉपुलेशन सेंसस हुआ है, जो कि कई दफ़ा ये कहते हैं डिजिटल हुआ है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अनयूजुअल किस्म के रिजल्ट्स हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा। नहीं, अगर सीसीआई प्रूव कर देती है तो फिर अगर सीसीआई ये प्रूव कर देती है तो मैं आपको बताऊं उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स खासकर बलूचिस्तान के और सिंध के, उनके ऊपर बड़े मेजर किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होंगे। सीसीआई तो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, वो कर सकता है। तो फिर बात तो कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी ना। फिर देखें इस टाइम उसके ऊपर एक मेजर कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उसके कुछ रिजल्ट तो हर हाल में रहती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बारे में उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, लेकिन आपके ख्याल में क्या डेमोग्राफर्स सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर ये मामला फरवरी तक किसी वजह से भी जाता है, चाहे पॉपुलेशन सेंसस की वजह से, तो क्या इससे आईएमएफ की डील मुतासर हो सकती है? देखें, आईएमएफ की डील तो शायद मुतासर नहीं होगी, आईएमएफ के अपने टारगेट्स हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें जरूर डेफिनेटली मुतासर होंगी। मसलन यूरोपियन यूनियन का जीएसपी प्लस है, वो शायद सस्पेंशन की तरफ फिर चला जाए। नहीं, वो तो हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ कर रहा है तो सर वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके जो ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी इंटरप्रिटेशंस हैं, वो सवालात डेफिनेटली खड़े हो जाएंगे। सवालात खड़े होंगे। मगर मुजम्मिल साहब, अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई की है बड़ी मुश्किल से। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा मजूला साहब आपको एक चीज वादे कर दूं, जो अभी आप सवाल कर रहे थे मेहताब साहब से। आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। ये देखें, जो आईएमएफ वाली बात आपने पूछी ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है बीच में तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुननी है ना, आपकी बात में बिल्कुल वजन है और आप ठीक कह रहे होंगे। लेकिन मसला ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ना, मार्च 2024 से आगे नहीं जाएगा। इसीलिए इन्होंने ये जो है इस प्रोग्राम को लेजिटिमेसी देने के लिए इस हुकूमत के दौर में इसको जो है एसएलए किया और जो है स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया। मिसाल के तौर पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाता है, XYZ रीजन हो जाता है, उसकी वजह से फरवरी मार्च तक इलेक्शन नहीं होते या कुछ और होता है, मार्च के आगे ये प्रोग्राम और मिसाल के तौर पे आपको तीनों किस्तें भी मिल जाती है, मार्च के आगे ये प्रोग्राम को खींचना बड़ा मुश्किल फिर हो जाएगा, नया प्रोग्राम लेना, क्योंकि वो तो मैंडेटेड नई हुकूमत होगी तो प्रोग्राम लेंगे। तो ये एक डेडलॉक कॉन्स्टिट्यूशनली, आप बात सही कर रहे हैं मेहताब साहब, जो भी बात कर रहे हैं वो अपनी जगह है, ठीक है। उसका डेडलॉक का क्या आगे जो है रैशनल होगा या किस तरह उसको आगे किया जाएगा, फिर वो सोचना पड़ेगा जिन्होंने ये सारा कुछ लेट किया होगा। बहरहाल मार्च तक तो आपने भी कह दिया ना, अगर फरवरी जनवरी में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है विल स्टिल बी ऑन द ट्रैक। वो तो मैं आपको सिर्फ एक टेक्निकल बात जो है आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूं। चलें ऐसा कहते हैं, ये बारूदी सुरंगों वाला मामला हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आपकी तरफ लाएंगे, एक छोटे से वक्फे के बाद। साफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ बात कर रहे हैं मुज़म्मिल असलम से, जो तर्जुमान हैं बराए मईशत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुज़म्मिल साहब, वक्फे से पहले शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि बारूदी सुरंगें जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिछाई थी उनको साफ़ किया गया है, आप क्या कहेंगे? देखें, बात ये है कि ये पहली दफा तो नहीं कहा ना, वो तो मतलब मेरे ख्याल से तो मैंने हर रोज ही सुनता हूँ ये बात, और साफी हजरात भी अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र करते हैं। बारूदी सुरंगे की कोई तारीफ होनी चाहिए ना, कि 6% ग्रोथ अगर बारूदी सुरंग है तो बिल्कुल बिछाई थी। अगर महंगाई 12% उस वक्त थी और 38% इस वक्त है, तो अगर वो बारूदी सुरंग है तो बिछाई थी। टैक्स के टारगेट्स पूरे किए थे, वो बारूदी सुरंग है तो बिछाई थी। राज सवाल ये कि आलमी इदारों में अब 3 जगहों पे अभी जिक्र किया ना मेहताब साहब ने भी और आपने भी शायद मेरे ख्याल से, कि सऊदी अरब से $2 अरब आए, यूएई से $1 अरब आया और $1.2 अरब
IMF से आए। देखें पिछले प्रोग्राम में 8 में से 7 रिव्यू तो PTI ने मुकम्मल किए थे ना, और फिर उसकी हुकूमत खत्म होने से 1 महीना पहले IMF का बोर्ड हुआ था जिसमें $1 अरब आए थे फरवरी 5, 2022। तो फिर वादा तोड़ क्यों दिया था हुकूमत जाते वक्त? आपने 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी पेट्रोल की, वो वादा तोड़ा क्यों था IMF से? इसमें इससे बहुत बड़ा एक वादा तोड़ा था जो आज तक मुस्लिम लीग नून भी फायदा उठा रही है उसका, वो था पेट्रोल पे सेल्स टैक्स सिफर कर दिया। नहीं चले, वो तो हम उनसे पूछेंगे ना। आप मानते हैं कि आपने भी ये गलती की थी या नहीं थी? क्या ये गलती थी या नहीं, ये बताएं आप। नहीं गलती थी, मैं यही तो आपको आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि जब हमने पेट्रोल का सेल्स टैक्स सिफर कर दिया और IMF को मना लिया उस चीज में, तो हमारे पास तो वक्त नहीं था, हम इसमें भी मना लेते IMF को। अच्छा। हमारी तो उसके महीने के अंदर जो हुकूमत खत्म हो गई थी। आज तक अभी तक आपको पता है बारूदी सुरंग तो आपको मानना चाहिए। नहीं, बारूदी सुरंग तो थी ना, और ये बड़ी खतरनाक थी, इसी वजह से IMF तो पीछे हट गया। फिर आप नहीं IMF कभी पीछे नहीं हटा, अभी तो वो रिव्यू शुरू होना था और हुकूमत खत्म हो गई थी। किसने का ये मेहताब साहब से इस पे राय ले। मैं आपको बताऊं, मुजम्मिल असलम साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिस दिन शौकत तरीन साहब ने ये अनाउंस किया कि हम प्राइसेस को फ्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज करेंगे, और वो मेरे ख्याल में छठा रिव्यू कंप्लीट करके आए थे, तो उसके चंद दिनों के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चाइना सेंटर में। ये जी बिल्कुल, मुजम्मिल असलम साहब आप भी वहां पे थे, और ये वर्ड आपने यूज किया था, बारूदी सुरंग बिछा दिया। बारूदी सुरंग का वर्ड मैंने यूज किया था। मैंने ये कहा था कि आप सर ये बारूदी सुरंग बिछा के जा रहे हैं, ये बाद में प्रॉब्लम होगी। बल्कि मेरी, अगर आपको सर याद हो, आपसे शर्त लगी थी, आपने कहा था ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा सर नहीं होगा, ये IMF का रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा। शुरू नहीं मेहताब भाई, उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था ना, हम भी फारिग हो गए थे। नहीं, वो आपको पता था क्या होने जा रहा है। आपको याद है कि IMF की टीम जो है वो वर्चुअल टॉक्स शुरू हो गई थी, और आप और मैं कह रहे थे, आप कह रहे थे कि ये हम सक्सेसफुली कंक्लूड कर लेंगे। मैं कह रहा था ये नहीं होगा सर। मैं इसमें आपको बताऊं 2 चीजें थी। एक 5 रुपए बिजली का यूनिट था जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, IMF ने उसमें कहा कि ये टारगेटेड है, ओके। और जो पेट्रोल में था, हम उसमें बता रहे थे कि हम 1 महीने बाद इसको जो है राशन कार्ड में ले जाएंगे, लेकिन वो अभी बातचीत शुरू ही हुई थी कि जो है मामला कोलैप्स हो गया। लेकिन बात ये चले, आपको लगता है कि वो बारूदी सुरंग थी, तो नून लीग ने और PDM ने उसको, उस बारूदी सुरंग को, हमने तो 1 महीना चलाया था ना, इन्होंने उसके बाद 2.5 महीने क्यों चलाया? चलें, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, ये सही है। इन्होंने जुलाई में आके उसको चेंज किया। चलें जी, आप दोनों इस बात पे तो एग्री करते हैं कि दोनों से गलतियां हुई, तो ये बड़ी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। ये निगरान हुकूमत के दौर में आपको लगता है कि मजीद महंगाई बढ़ेगी, और IMF की इस डील का निगरान हुकूमत के दौरान कितने बड़े बड़े फैसले होंगे जिनका बराह रास्त असर आम आदमी पे पड़ेगा? देखिए, बुनियादी तौर पर इनको खुद फैसले करके जाना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी का बेस टैरिफ बढ़ रहे हैं, और नेपरा ने अपनी इनको जो है वो वर्किंग करके दे दी है। 3 डिस्कस की रहती है, लेकिन मेरे ख्याल में इंटरम दे चुके हैं वो। तो ये देखें, मतलब ये ना करें IMF के प्रोग्राम में कि ये सारी जो मुश्किल तरीन चीज़ें हैं वो निगरान उसके ऊपर छोड़ के चले जाएं। जो जिस टाइम फैसला ड्यू है वो करके जाएं। बेस टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा ये इलेक्ट्रिसिटी का, इसी हुकूमत को बढ़ाना चाहिए। अगस्त तक इसको मत लेकर जाएं, बढ़ाएं। और देखें, आज आप ये IMF के प्रोग्राम का क्रेडिट ले रहे हैं, तो मुश्किल फैसलों का भी क्रेडिट लें। पाकिस्तान के लोग जो है वो आपको इस बुनियाद पे फैसला नहीं करेंगे। गैस का टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक कह रहे हैं नहीं बढ़ाने की जरूरत, कैसे कह रहे हैं आई डोंट नो। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की ये IMF की जो डील है? क्या इस डील को लेके हुक्मरान PDM इत्तेहाद इलेक्शन में वोट मांग सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के लोगों का एक तो मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि पहले लोग पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ उनके कोई लोगों का लिंकेजेस नहीं थे इस तरह के, लेकिन अब हर बंदे की जेब के ऊपर उसके असरात आ रहे हैं। तो अगर IMF का प्रोग्राम ना होता तो फिर मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि मैंने खुद स्टोरी की थी, और वो स्टोरी करते हुए और लिखते हुए मैं खुद भी परेशान होना शुरू हो गया कि पहले 6 माह में $10.3 बिलियन आपने वापस करने हैं। अगर $4 बिलियन का रोल ओवर भी हो तो 5 से 6 बिलियन डॉलर्स वापस करने, और एक ऐसे वक्त में जब मैं खबर कर रहा था उस टाइम $4 बिलियन से कम के रिजर्व्स थे। तो आप क्या कहते हैं कि आम वोटर को समझाने के लिए? मैं समझता हूं जी कि ये IMF का प्रोग्राम जरूरी था। अगले 3 माह में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, इलेक्शंस के टाइम तक ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होने शुरू हो जाएंगे। तो मुजम्मिल साहब,
आप इलेक्शन में आईएमएफ के इस प्रोग्राम के हवाले से क्या मौक़िफ़ लेके जाएंगे कि ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ना होता तो क्या होता? देखिए, आईएमएफ को हमने ना 2019 से एंडोर्स किया हुआ प्रोग्राम को। आईएमएफ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है हमारी। यानी आप भी आईएमएफ पे एक पेज पे शहबाज शरीफ के साथ? हमारे नहीं, ये तो एक पेज पे नहीं थे ना, ये तो कभी लेफ्ट होते कभी राइट। इन जो हम लेके जाएंगे ना चीज, वो लेके जाएंगे कि आईएमएफ ने अपनी आज की रिपोर्ट में बोला है कि जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई थी तो 6.2% बेरोजगारी थी। इस साल वो 8.5% होगी और अगले साल 8% रहेगी। लोगों को आईएमएफ की क्या समझ, लोगों के पास रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार नहीं होगा तो उन्होंने क्या सर मारना है, आईएमएफ हो गया, डॉलर हो गया, इधर लोगों के रुपए नहीं है। बहरहाल आप आईएमएफ के डील के मुखालिफ नहीं है इस मायदे के, ये तो क्लियर है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि आईएमएफ के साथ आपको नेगोशिएशन करनी आनी चाहिए। इस हुकूमत ने कहीं पे किसी पॉइंट में नेगोशिएशन किया? एक पॉइंट मैंने आपको दिया कि हमने सेल्स टैक्स 17% सिफर कर दिया। आज तक आईएमएफ ने हमें ये भी इसका फायदा होता। तो यहाँ पे ये वीक हो गए। जब इन्होंने सागदार को लॉन्च किया आईएमएफ से बात करने के लिए, वो कंप्लीटली फेल हो गए और वो फिर उनके वजीर आजम को इंटरवीन करना पड़ा और वो कहते हैं क्रेडिट भी दो। क्रेडिट किस काम का भाई? आपको ये काम पे लगाया था और आपने जिम्मेदारी लेनी थी, अब आप क्रेडिट मांगते फिर रहे हो, और कौन सा क्रेडिट देंगे? और दूसरी बात, एक और आईएमएफ ने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने 0.3% जीडीपी बोली, जो पाकिस्तान की तारीख की 75 साल दूसरी सबसे कम तरीन थी। आईएमएफ ने उसको तब्दील करके -0.5 कर दिया। तो आईएमएफ ने यहाँ पे भी इनको झुठला दिया। ये देखी होगी मेहताब साहब ने ये चीज। चलें ठीक है, चलें आखिर में एक क्विकली, इस वक्त डॉलर किस तरफ जा रहा है और कहाँ तक जाएगा? देखें, इस पे प्रेडिक्शन करनी तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, लेकिन एक बात है, वो जो मैं बात करता था कि पैच वर्क के बजाय फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करें, तो वो फंडामेंटल्स जो हैं वो ठीक होने शुरू हो गए हैं। अभी आपने देखा कि 4.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स आए, 700 मिलियन डॉलर्स मजीद आने हैं एआईबी से और वर्ल्ड बैंक से। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का भी 1 बिलियन डॉलर है, उस पर ज़रा मैं क्लैरिटी नहीं है कि वो लोन अमाउंट होगी या वो काइंड्स की सूरत में या पीओएल या ट्रेड के लिए देंगे। लेकिन ये रिजर्व जब आते हैं 5 से 6 बिलियन डॉलर का इनफ्लो आएगा तो रुपया स्ट्रेंथन होगा, लेकिन ये इनफ्लोज तसलसल के साथ बेहतर करने पड़ेंगे। बुनियादी बात यह है कि तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम, ये दोनों आईएमएफ के हवाले से बज़ाहिर एक पेज पे हैं और इस आईएमएफ के मुआहदे की वजह से जो महंगाई हो रही है और जो मुश्किलात जिसका सामना अवाम कर रहे हैं, ये यही मुआहदा है। और शायद पीटीआई और पीडीएम एक दूसरे को अब इस महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से इल्ज़ाम नहीं दे सकते, और अगर किसी को इल्ज़ाम मिलना है तो ये दोनों ही इसके ज़िम्मेदार करार दिए जा सकते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।